हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। उसका सब टॉपिक है उभरता हुआ राष्ट्र। हम इसका पिछला टॉपिक दूसरे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसको देखने के लिए आप पिछले वीडियो में जाएं और देखें। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उभरता हुआ राष्ट्र। तो किस प्रकार हमारे राष्ट्र पे जो हमारा राष्ट्र था वो उभर रहा था। ये टॉपिक क्लास 8th एनसीईआरटी बुक का है। तो पढ़ते हैं। अक्सर कहा जाता है कि पहले 20 साल में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाजा से मध्य मार्गी पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाएं। जिन प्रांतों में परिषदें नहीं थीं वहां उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों के भी ऊंचे पद दिए जाएं। कि इस काम के लिए उसे मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में परीक्षा आयोजित किया जाए। तो किस प्रकार हमारा भारत उभर रहा था। तो हम देख पा रहे हैं कि जो पहले के 20 साल थे कांग्रेस पार्टी के, जिसका गठन 1885 में हुआ था बम्बई में। तो उसमें क्या था, जो पहले के 20 साल थे तो कांग्रेस अपने उद्देश्य के प्रति लिहाजा मध्यमार्गी पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन के में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिलाने के लिए आवाज़ उठाई थी। कांग्रेस चाहता था कि विधान परिषदों में भारतीयों को जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाएं और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहाँ उनका गठन किया जाए। और सरकार ये भी चाहती थी कि भारतीयों को ऊंचे पद भी दिए जाएं। इसी काम के लिए उसने मांग की थी कि जो सिविल सेवा परीक्षा होती है वो लंदन के साथ साथ भारत में भी आयोजित की जाए। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे थे। अब जो शासन व्यवस्था का भारतीयकरण की मांग थी वो नस्लवाद के खिलाफ तो चल ही रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। तो यानी जो शासन व्यवस्था थी वो भारतीयकरण की मांग को ज़्यादा बढ़ा रही थी। क्यों, उस समय जो अधिकतर अच्छे पोस्टें होती थी वो सिर्फ अंग्रेजों के पास हुआ करती थी। अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों की जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। ठीक है, तो अंग्रेज क्या सोचते थे कि जो भारतीय हैं वो किसी काम के नहीं है, इनके पास दिमाग नहीं है और वो ऐसे बड़े बड़े पद की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। क्योंकि अंग्रेज अफसर क्या करते थे, अपनी जो बड़ी बड़ी वेतनें पाते थे उसका एक हिस्सा ब्रिटेन भेजा करते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। तो इसलिए भारतीयों को क्या लगता था कि अगर हम भारतीय इस बड़े बड़े पदों पर नियुक्त हो जाएंगे तो हम भी इस बड़े बड़े वेतनों का हिस्सा जो ब्रिटेन चला जाता है वो हम अपने देश में ही रहने देंगे। ठीक है, भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए। अब भारतीय ये भी चाहते थे कि जो न्यायपालिका होती थी और वो कार्यपालिका से अलग हो जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। और आर्म्स एक्ट क्या था, जो वो एक्ट जिसे हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं आर्म्स एक्ट के बारे में। इस एक्ट में क्या होता था, जो भारतीय होते थे उन्हें हथियार रखने की अनुमति नहीं थी। तो भारतीय अब चाह रहे थे कि जो आर्म्स एक्ट है वो निरस्त हो जाए और उन्हें बोलने और कुछ भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाए। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। अब जो शुरुआती साल थे उसमें कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे उठा लिए। उनका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विभिन्न हो गए थे और अनाजों से भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया था। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए, सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिए जाएं। तो अब क्या हुआ था, जो शुरुआती साल थे वो कांग्रेस ने काफ़ी ज़्यादा अंग्रेजों से आर्थिक मुद्दों पर बात उठाई और वो कहने लगे कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार वो गायब हो रहे हैं, अनाजों का भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव हो रहा है। ठीक है, और कांग्रेस ये भी चाहती थी कि जो लगान अंग्रेज लेते हैं उनमें कटौती की जाए, जो फौजी होते थे, सैनिक होते थे, उनके खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिया जाए यानी राशि दी जाए। उसने
नमक कर, विदेशों से भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव और भारतीय कामों में दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों पर बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। अब उन्होंने क्या किया कि जो नमक कर होता था उस पर, विदेशों में जो भारतीय मजदूरों के साथ गलत व्यवहार होता था उन पर, और जो भारतीय कामों में दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन होते थे वो वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों को के सहारे प्रस्ताव पारित किए कि ऐसा सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए, जिससे हमारे देश के वासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों, जमींदारों और उद्योगपतियों तक के हक को ही नहीं बोल पा रही थी। यानी इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था, यहाँ पे सारे लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूह, जमींदार और उद्योगपति तक ही नहीं बोल रही थी, वो सारे लोगों के लिए बोल रही थी। ठीक है। मध्यमार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। अब जो मध्यमार्गी नेता थे वो ब्रिटिश शासन जो हमारे ऊपर अन्याय कर रहा था उससे हमें परिचित करा रहे थे, यानी उसको जानने का मौका दे रहे थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। अब मध्यमार्गी नेता लोगों को समझाने के लिए काफ़ी तरह के तरीके अपनाए, जैसे अखबार निकाले, लेख निकाले और ये साबित किए कि जो ब्रिटिश शासन है वो देश को गड्ढे की तरफ लेके जा रहा है, तबाही की ओर लेके जा रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। अब उन्होंने देशवासियों को समझाने के लिए विभिन्न जगहों में ब्रिटिश शासन की निंदा की, यानी बुराई की, और देश के विभिन्न जगहों में अपने प्रतिनिधि भेजे ताकि लोगों को वो एकजुट कर सकें। लेकिन मध्यमार्गियों को ये भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व अन्याय के आदर्शों का सम्मान करती है, लेकिन अब मध्यमार्गी लोगों को लगने लगा था कि जो अंग्रेज हैं वो स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्यायसंगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। अब लोगों को लगने लगा था कि जो अंग्रेज है वो स्वतंत्रता और न्याय को आदर्श तो मान रहे हैं, सम्मान भी दे रहे हैं, तो शायद वे न्याय संगत जो मांगे हमारी हैं उनको मान लें। कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। अब कांग्रेस ये चाहती थी कि किसी भी तरह जो यहाँ के देशवासी हैं भारत के, वो इन अंग्रेजों की भावनाओं से अवगत हो जाएं, जान जाएं कि अंग्रेज हमसे क्या चाह रहे हैं। अब पढ़ते हैं सोने की चाह में। डिनॉश वाचा नामक एक मध्यमार्गी नेता 1887 में नौरोजी को संबोधित करते हुए लिखा, आजकल फिरोज शाह अपने निजी कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। वे लोग पहले ही काफ़ी अमीर हैं। तिलंग साहब भी व्यस्त रहते हैं। मुझे समझ नहीं आता, अगर सभी लोग सोने की चाह में इतने व्यस्त रहेंगे तो देश की प्रगति कैसे होगी। यहाँ पर सोने की चाह यानी गोल्ड की चाह से नहीं है, यहाँ पर सोने की चाह है कि देश की स्वतंत्रता। यानी डिनॉश वाचा नामक एक मध्यमार्गी नेता थे, उन्होंने नौरोजी को एक पत्र लिखा था और उसमें कहा था कि ये सारे जो नेता हैं वो अपने अपने कामों में इस तरह व्यस्त हैं, तो हमें इस तरह भारत को आज़ाद करने की जो चाह है वो कैसे प्राप्त होगी। तो इसी को लेकर इसने कहा है कि जो सोने की चाह यानी यहाँ भारत की स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया है। तो आपको समझ में आया इस पूरे वीडियो में कि क्या जो किस प्रकार शुरुआती सालों में जो कांग्रेस थी वो विभिन्न प्रकार की मांगे की, और हमारा राष्ट्र एक उभरता हुआ राष्ट्र लग रहा था कि भारतीय जमीन पर अब कुछ अच्छा होने वाला है। इस उभरते हुए राष्ट्र में विभिन्न प्रकार के नेता सामने आए जो चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिए राष्ट्र को स्वतंत्र कराने में, और काफ़ी सारी जो लोगों की समस्याएं थी उसको अवगत कराए, और जो अंग्रेजों द्वारा अन्यायपूर्ण शासन चल रहा था उससे उस सारी चीज़ों से लोगों को अवगत कराया। अखबार लिखे, लेख लिखे, विभिन्न प्रकार के संबोधन किए। तो आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से हमारा जो राष्ट्र था वो उभर रहा था एकदम से। ठीक है, थैंक यू।